Good morning, students and my dear viewers. Myself Rakesh Srivastava from GBM Convent School, बस्ती। आप लोगों को मैं साइंस पढ़ा रहा था और साइंस में आप लोगों को एग्रीकल्चर का बता रहा था, लेकिन आप लोगों को कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन तो हो गया है 17 मई तक, और इधर तो आपको अभी भी ऑनलाइन क्लासेस ही चलना है। तो आप अच्छी तरह से लॉकडाउन का फॉलो करिए और ऑनलाइन क्लासेस को करिए ऑन कीजिए। जो बच्चे अभी भी जुड़ नहीं पाए हैं वो भी आके जुड़ जाएं, और अपने गार्जियन से और अपने परिवार में सभी लोगों को बोलिए कि सब लोग लॉकडाउन का फॉलो करें अच्छी तरह से और हेल्दी लाइफ को स्पेंड करें। और आप लोगों के लिए वेल विशेष है। तो क्लास 8 की साइंस में मैं एग्रीकल्चर पढ़ा रहा था। एग्रीकल्चर में 2 वीडियो मैंने भेजा हुआ है आपके पास। ये तीसरी वीडियो है जो एग्रीकल्चर की तीसरी और आखिरी वीडियो होनी चाहिए। जो रिमेनिंग चीज़ें बच गई थी उसको मैं आज क्लियर करना चाहूँगा, और वो आपको आज बताएंगे क्या क्या चीज़ें क्लियर थी, क्या क्या चीज़ें वो क्लियर करनी है। और इसके बाद भी अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप है आपके पास, उस ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल सकते हो। जो भी क्वेश्चन पूछना हो पूछ सकते हैं, और कुछ होमवर्क मैं इसमें दूंगा, वो होमवर्क आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद एक्सरसाइज दिया जाएगा, जब टर्न आएगा तो एक्सरसाइज भी करना होगा आपको। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या आपको जो चीज़ें बच गई हैं उसको मुझे बतानी है। तो जो जो चीज़ें बच गई थी मैं बोर्ड पे आपको लेके चलता हूँ। मैं अभी बताता हूँ क्या क्या चीज़ और थोड़ी एक्सप्लेन करनी है, तो वो चीज़ें आप बोर्ड पे दिखाऊँगा मैं आपको। बोर्ड पे चलिए। तो जो चीज़ें बच गई थी, जैसे सॉइल इम्प्रूवमेंट तो मैंने पढ़ाया था, लेकिन कुछ चीज़ें और बतानी है मुझे, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का एक स्टेप था। फिर एक स्टेप में क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में मुझे बताना है आप लोगों को, जो दूसरा पॉइंट आप देख रहे हो। तीसरा पॉइंट में क्रॉप प्रोटेक्शन में जो सेकेंड पॉइंट है, इसे बताया जाएगा कैसे फसल की हम देखभाल करें, सुरक्षा पर कैसे फसलों की देखभाल करेंगे। और थर्ड पॉइंट जो है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। अब क्रॉप अगर हो रही है, फसल का प्रोडक्शन हो रहा है, तो अच्छी फसल कैसे प्राप्त की जाए और क्या क्या चीज़ें की जाए जिससे फसल हमारी अच्छी हो जाए और ज़्यादा यील्ड हो जाए, प्रोडक्शन ज़्यादा मिले। इसके लिए जो उपाय किए जाते हैं वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट में बताए जाएंगे। उसमें हैबिटेशन बताया जाएगा और क्रॉस ब्रीडिंग बताई जाएगी। उसके बाद आपको बताया जाएगा हार्वेस्टिंग और स्टोरेज, यानी फसल की कटाई कैसे करेंगे, क्या क्या होता है उसमें फसल कटाई हार्वेस्टिंग में, और उसका जो सीड मिल जाता है, बीज मिल जाता है, फसल का जो प्रोड्यूस मिल जाता है उसको कैसे स्टोर करते हैं। और एक चीज़ मैंने बताया था आपको कि केवल खेत में ही फसल को बो देना, उसको उगा लेना ही एग्रीकल्चर नहीं है। एग्रीकल्चर में एनिमल का भी रेयरिंग होती है, एनिमल का भी पालन किया जाता है। तो उसमें एनिमल हस्बेंड्री में ये चीज़ें बताई जाएंगी। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सॉइल इम्प्रूवमेंट की। तो सॉइल इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले क्या बताया था कि सॉइल को इम्प्रूव करने के लिए हमें खेतों में मैन्योर, जिसे आप कहते हो, मैन्योर को हिंदी में खाद बोला जाता है, और या फर्टिलाइजर जो है उसको डाला जाता है। इसको डालने से सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी होती है, फर्टिलिटी हो, इंक्रीज़ कर जाती है। और फर्टिलाइज़र को डालने से भी इंक्रीज़ करती है, लेकिन दोनों में बेसिक डिफरेंस है। देखिए मैन्योर जो है नेचुरली बनता है। ये डेड एंड डिकेइंग मटेरियल जो होते हैं वो जब डिकम्पोज उस पर एक्शन करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर के मैन्योर बना लेता है। वही फर्टिलाइज़र जो होता है, फर्टिलाइज़र फैक्ट्रियों में बनाया जाता है केमिकल के सिंथेसिस करने से, केमिकल को सिंथेसाइज करके फैक्ट्री में बनाया जाता है। मैन्योर हमेशा फसल के उत्पादन को तो अच्छा करेगा, बाद में मिट्टी को भी मेंटेन रखता है जो जिस खेत में है। लेकिन फर्टिलाइज़र की खास बात यह है, फर्टिलाइज़र तो उस साल तो प्रोडक्शन ठीक ठाक कर देता है, लेकिन वो मिट्टी में पड़ा रहता है, और जब पानी के साथ बह के जाता है नदियों में तो पूरी नदियों को पल्यूट कर देता है, और यहाँ तक कि भी सॉइल में भी अगले साल की प्रोडक्टिविटी के लिए नुकसानदायक होता है। फर्टिलाइज़र मैंने बताया केमिकल से बने होते हैं,
और स्पेसिफिक टाइप के फर्टिलाइज़र होते हैं। कुछ होते हैं नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होते हैं, कुछ होते हैं पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र होते हैं, और कुछ होते हैं फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र। तो 3 तरह के फर्टिलाइज़र होते हैं। अब आपकी खेत में किस तरह की कमी है, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स की कमी है, पर्टिकुलर टाइप का न्यूट्रिएंट्स की, तो जिसकी कमी होती है उसी को फर्टिलाइज़र डाला जाता है। जैसे नाइट्रोजन मान लो कम है आपकी मिट्टी में, तो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र डालिए। लेकिन मैन्योर की खास बात ये होती है, मैन्योर में सारी चीज़ें पाई जाती हैं और फर्टिलाइज़र में वो सारी चीज़ें नहीं पाई जाती, सबके लिए अलग अलग यूज़ करना पड़ता है। ये NPK का मतलब हुआ नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र, P मीन्स फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र और K मीन्स पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र। तो नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र में जो बेसिक डिफरेंस है वो डिफरेंस आपको मैं दिखाना चाहूँगा। अभी मेरे पास एक चार्ट बना हुआ, उस चार्ट में मैं दिखाऊँगा। ये चार्ट में बना हुआ है, आप इसको स्टिल कर लेंगे कैमरे को, और मैन्योर फर्टिलाइज़र में जो अंतर है आप लिख लेंगे कापी पे। ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र में अंतर दिया हुआ है। तो ये मैन्योर और फर्टिलाइज़र में बेसिक डिफरेंस है। तो ये हो गया। उसके बाद अब क्रॉप इम्प्रूवमेंट का दूसरा मेथड है फील्ड फॉलो। देखिए किसान क्या करता है, एक अगर कोई खेत है और उसका फील्ड है, एक ही तरह फसल लगातार बोता रहेगा तो उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। तो किसान क्या करता है, कभी कभी अपने खेत को एक सीज़न के लिए छोड़ देता है खाली। तो उसमें क्या होता है, उस समय खेत में जितने भी प्लांट एनिमल जब डेड डिकेइंग हो जाते हैं उनको डिकम्पोज चढ़ा देते हैं और खाद बना देते हैं। तो लगभग एक सीजन तक जब खेत खाली रह गया तो अब फसल बोएंगे तो उसमें अच्छी फसल होगी। तो इस मेथड को फील्ड फॉलो कहते हैं। दूसरा है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग ये सेकंड मेथड है। मिक्स क्रॉपिंग में क्या करते हैं, सेम टाइम पर सेम फील्ड में 2 तरह की फसलें बोई जाती हैं, जिससे क्या होता है कि एक दूसरे को दोनों फसलें हेल्प करती हैं। जैसे आपने देखा हो गेहूं के साथ मटर या चना बो दिया जाता है, तो गेहूं तो ठीक है, उसके साथ चना और मटर या बो देते हैं। तो चना और मटर लेगुमिनस प्लांट है। लेगुमिनस प्लांट की रूट में एक बैक्टीरिया पाया था, उसका नाम राइजोबियम है, उसकी जड़ों में पाया था। वो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को मिट्टी में मिला देता है और बदले में मिट्टी में नाइट्रोजन बढ़ जाता है, और ये जब नाइट्रोजन प्लांट को ज़्यादा मिलेगा तो प्लांट ग्रोथ अच्छा करेगा। तो लेगुमिनस प्लांट का मेन काम है नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाना सॉइल के अंदर। तो होता क्या है, क्रॉप रोटेशन में 2 तरह की फसलें, मिक्स क्रॉपिंग में 2 तरह की फसलें बोई जाती हैं सेम टाइम पर। तो 2 फसलें एक दूसरे को फायदा पहुंचाती हैं और उससे अच्छा प्रोडक्शन मिलता है फसलों को। तीसरा तरीका है क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या करते हैं, सेम फील्ड में एक टाइम पे एक फसल बोएंगे, फिर अगला सीजन आएगा फिर दूसरी फसल बोएंगे, यानी फसलों को बार बार रोटेट करते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो अगर एक ही तरह की फसल बोते रहे खेत में तो उसका प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। इसलिए क्रॉप रोटेशन एक अच्छा मेथड होता है, जिसमें सेम फील्ड में सेम टाइम पर एक ही क्रॉप बोएंगे, फिर अगले जो सीजन आएगा उसमें दूसरी फसल बोएंगे और फसल को चेंज करेंगे। एक क्रॉप रोटेशन है। अब अगला मेथड मैं बताना चाहता था उसमें फार्मिंग में क्रॉप प्रोटेक्शन, फसल को कैसे हम सुरक्षित रखें। तो क्रॉप प्रोटेक्शन सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, पहले हमको ये जानना होगा कि क्रॉप को कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो ये जानने के लिए हमें जानना जरूरी है कि उससे को कौन कौन से लोग नुकसान कर सकते हैं। देखिए क्रॉप को सबसे ज़्यादा नुकसान जो करते हैं वो वीड्स होते हैं, वीड्स जिसे खरपतवार आप बोलते हो। तो वीड्स जो है अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो फसल के साथ ग्रो कर जाते हैं और उनसे जो है कंपटीशन करते हैं, और कंपटीशन करके जो है वो फसल की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस कर देते हैं। तो इनको ख़त्म करने के लिए, वीड्स को ख़त्म करने के लिए कुछ चीज़ें यूज़ की जाती हैं। उनको कुछ केमिकल यूज़ करते हैं, उन केमिकल को वीडीसाइड्स कहते हैं। एक केमिकल है वीडीसाइड, उसका नाम है 2,4-D। 2,4-D एक केमिकल है जो वीड्स को केवल वीड्स को ही वो किल करेगा और फसल को किल नहीं करेगा। वीडीसाइड में खास बात यही होती है कि वो केवल
फसल को नहीं किल करता है, केवल वीड्स को ही मारता है। इसके अलावा तरीके हैं जो केमिकल मेथड हो गए। दूसरा मेथड है बायोलॉजिकल मेथड के द्वारा जो वीड्स को हम ख़त्म कर सकते हैं। कुछ कीड़े होते हैं जो वीड्स के ऊपर ग्रो करते हैं और अगर उनको किया जाए, उनको स्प्रे किया जाए, उनको ऐसे कीड़ों को डाल दिया जाए, जैसे कॉलोनियल इंसेक्ट है। कॉलोनियल इंसेक्ट एक तरह का कीड़ा होता है जो ओपेंसिया नाम के प्लांट पे वीट पे ग्रो करता है। अगर ओपेंसिया के ऊपर ये डाल दिया जाए तो वो ओपेंसिया प्लांट खत्म हो जाएगा, फसल को नहीं। तो दूसरा तरीका है कीड़ों के द्वारा इंसेक्टिसाइड का यूज़ करके, ये बायोलॉजिकल मेथड है। तीसरा मेथड जो है आपको बता दी, केमिकल, बायोलॉजिकल। और तीसरे मेथड में क्या होता है, इसमें कुछ चीज़ें और यूज़ करते हैं, जैसे दिया हुआ है, मैं दिखाना चाहूँगा आपको। बायोलॉजिकल, केमिकल और ये मेथड मैं बता दूँ, मैं आपको अभी बताऊँगा। इसमें दिया हुआ है कैसे कैसे हम यूज़ करते हैं। तो हाँ, ये दिया हुआ है बायोलॉजिकल, केमिकल और कुछ इम्प्लीमेंट जो है एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, जैसे खुरपा हुआ, जैसे ये सब चीज़ें हैं बायोलॉजिकल इम्प्लीमेंट के द्वारा इनको भी सब खरपतवार को या वीड्स को हटाया जा सकता है। तो 3 मेथड है, मैनुअल रिमूवल, बायोलॉजिकल जो मैंने बताया कीड़े वगैरह द्वारा, और फिर आता है केमिकल जिसमें पेस्टिसाइड वगैरह या इंसेक्टिसाइड या हर्बिसाइड छोड़ते हैं उसमें। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके द्वारा हम प्लांट को या क्रॉप को हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ यूज़ किया जाता है, जैसे जानवरों को हटाना है तो उनमें जो है खेत को चारों तरफ से, खेत को क्या करते हैं, चारों तरफ से कवर कर देते हैं, चाहे वो कटीले तार से चाहे इससे। एक पुतले जैसा बनाया जाता है जिसे स्केरक्यू कहते हैं। स्केरक्यू वो बर्ड्स वगैरह को भगा देता है। इसके अलावा रोडेंट्स जो होते हैं, जैसे चूहे वगैरह हैं, उनको भगाने के लिए भी होते हैं। अच्छा, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंगस है, तो फंगस जो होता है वो बीमारी फैलाता है। जैसे गेहूं में एक बीमारी होती है जो फंगस कारण होती है, उसको बोलते हैं रस्ट और स्मट। रस्ट या स्मट यह फंगल डिजीज, ये फंगस से होता है। यह ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो रेड कलर का आलू में लाल लाल रंग का आता है, ये भी फंगल डिजीज है। ये सब बीमारियां हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फंगस के कारण होती है। ब्लास्ट इन डिजीज इन राइस में भी होता है, ब्लास्ट डिजीज होती है। तो ये सब बीमारियां हैं जो फंगस के कारण होती हैं। तो ये सब तरीके हैं जिससे हम क्या करते हैं कि क्रॉप को हम बचा सकते हैं। और तीसरा जो चीज़ बतानी है मुझे, क्रॉप इम्प्रूवमेंट बताना है। क्रॉप कैसे अच्छी फसल हम प्राप्त करें, इसके लिए एक मेथड होता है हाइब्रिडाइजेशन। इसमें 2 तरह के प्लांट होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में 2 तरह के प्लांट को क्रॉस करा दिया जाता है और क्रॉस करा करके अच्छी फसल प्राप्त की जाती है, नई वैरायटी की प्लांट या क्रॉप प्राप्त की जाती है। दूसरा है क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या होता है, जैसे मान लो 2 प्लांट हैं, 2 तरह की फसलें हैं, एक फसल में कुछ अच्छा कैरेक्टर, दूसरे में दूसरा अच्छा कैरेक्टर है। तो दोनों को जो डिज़ायर कैरेक्टर है उनको पाने के लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग करने से क्या होता है, जो डिज़ायर्ड कैरेक्टर है वो फसल में आ जाती है। तो ये क्रॉप इम्प्रूवमेंट का एक तरीका है, अच्छा तरीका है। इसके अलावा कुछ जातियां हैं जो अच्छी जातियां हैं फसल की, वो मैं दिखाना चाहूँगा। ये राइस की जो कुछ अच्छी वैरायटीज़ जो हैं, ये राइस में देखिए जया, पद्मा, पूषा 2 और IR8। और गेहूं में जो सोनालिका है, सोनारा है, 64 है, हीरा है, मोती है, हीरा मोती, ये भी एक अच्छी जाति है गेहूं की, अच्छी वैरायटी है। साबरमती आपने अक्सर नाम सुना होगा, साबरमती और अंजुम, ये सब जो हैं ये वैरायटी हैं गेहूं की। मेज की देखिए गंगा है, रंकित है, डेक्कन है, ये सब जातियां हैं, अच्छी अच्छी स्पीसीज़ हैं। अगर इस स्पीसीज़ के गेहूं या राइस या मेज को किसान बोएगा तो अच्छी फसल होगी। तो ये सब चीज़ें हैं जिसके द्वारा फसल को अच्छा प्रोडक्शन कर सकते हैं। अच्छी जाति होनी चाहिए, अच्छी जाति का फसल होना चाहिए। तो ये चीज़ें हैं, इसको भी आप नोट ही कर लेंगे। ये आपको मैंने स्क्रीन करके रोक किया है, कैमरे को रोककर नोट कर लेंगे। और तीसरा है हार्वेस्टिंग या स्टोरेज।
हार्वेस्टिंग देखो क्या है। हार्वेस्टिंग वह मेथड है जिसके द्वारा किसान फसल को खेत से काटता है और स्टोर करता है। हार्वेस्टिंग इज द मेथड ऑफ कटिंग एंड कलेक्टिंग द क्रॉप। तो कटिंग एंड कलेक्टिंग द क्रॉप इज नोन एज हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग के लिए एक मशीन आती है, उसे हार्वेस्टर कहते हैं। आपने देखा होगा कंबाइन मशीन आती है। कंबाइन मशीन से काट भी लेते हैं और काट करके कंबाइन बना हुआ कंबाइन मशीन है। देखिए ये कंबाइन मशीन है, इसका काम है फसल को काट भी देगा खेत में और स्टोर करने के लिए लेके जाए, कलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कलेक्ट कर लेंगे हार्वेस्टिंग में। उसके बाद तो कंबाइन मशीन में दो खास बात होती है। कंबाइन दो चीज आप फसल को काट भी सकते हैं और ग्रेन को उसकी क्रॉप से अलग भी किया जाता है। तो ग्रेन को फसल से अलग करने की प्रोसेस को कल्टीवेशन कहते हैं, थ्रेसिंग कहते हैं, थ्रेसिंग। यानी सीड ग्रेन को उसके प्लांट से अलग करने की प्रोसेस को थ्रेसिंग कहते हैं। कंबाइन मशीन से थ्रेसिंग भी कर सकते हो और हार्वेस्टिंग भी कर सकते हो, दोनों काम किया जा सकता है। इस तरीके से हार्वेस्टिंग होगी। और स्टोरेज के लिए दो तीन तरीके होते हैं। जैसे लार्ज स्केल पे करना होता है तो बड़ी बड़ी ग्रेनरीज में वहाँ इकट्ठा किया जाता है, स्टोरेज किया जाता है। अगर स्मॉल स्केल पर इकट्ठा करना है, स्टोर करना है, तो आपको बोरियों में स्टोर कर सकते हो। जो बैग्स हो जाता है, गनी बैग्स आते हैं, उसमें स्टोर कर सकते हो स्मॉल स्केल। लेकिन लार्ज स्केल पे ये देख रहे हैं स्टोर किया गया है, और लार्ज स्केल पे यहाँ भी स्टोर किया गया है ग्रेन्स को। ग्रेन सीराउंस होते हैं, जो डेहरी गांव में डेहरी हो रही होता था, और ग्रेन ब्रिन्स हैं, इनके में भी स्टोर कर सकते हो आप। इस तरह से स्टोर करके कर सकते हैं। और लास्ट स्टेप मैं बताऊंगा आपको, जो बताना था मुझे, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या है? एनिमल हस्बेंड्री वह प्रोसेस है जिसमें मनुष्य की आवश्यकता के लिए फूड शेल्टर के लिए एनिमल को पाला जाता है। एनिमल की रेयरिंग करते हैं। जैसे मधुमक्खियाँ पाई जाती हैं, मधुमक्खियाँ पालने के शहद के लिए आपको हनी चाहिए, इससे मधुमक्खी पाई जाती है। इस प्रोसेस को पीसी कल्चर कहते हैं। कुछ दूध देने वाले जानवर होते हैं जिन्हें मिल्च एनिमल कहते हैं। मिल्च एनिमल ऐसे जानवर होते हैं जो दूध देते हैं, जैसे गाय, बकरी हुआ, भैंस हुआ, ये मिल्च एनिमल हैं, इनको पाला जाता है। तो ये एनिमल हस्बेंड्री ये सब आता है। इसके अलावा जो मछली पालन करते हैं उसकी मीट के लिए, उसके मांस के लिए, तो उसे पीसी कल्चर कहते हैं मछली पालन को। और पोल्ट्री फार्मिंग होता है जिसमें अंडे वगैरह जो है देने वाले जानवरों को पाला जाता है, जैसे मुर्गी हुआ, जैसे बत्तख हुआ, ये पोल्ट्री फार्मिंग होता है। तो एनिमल हस्बेंड्री के कई पार्ट हैं। पोल्ट्री फार्मिंग है, पीसी कल्चर है, एपी कल्चर है, ये सब जो है ये है। तो और ऐसे बर्ड्स जिनको मीट या अंडे के लिए पाया जाता है उसे बॉयलर कहते हैं। तो एनिमल हस्बेंड्री में ये सब चीज़ें आती हैं, तो जिसके द्वारा आप जो है, तो एनिमल हस्बेंड्री वह एग्रीकल्चर प्रैक्टिस का पार्ट है जिसमें जानवरों को मनुष्य की भोजन की आवश्यकता के लिए और शेल्टर और वेरियस पर्पज़ के लिए पाला जाता है, रेयरिंग की जाती है। तो इतनी चीज़ें थी जो आपको बतानी थी मुझे, और आशा करता हूँ कि चीज़ समझ में आएगी। जो होमवर्क मैंने बताया है, क्या क्या चीज़ नोट करना है, उसको आप नोट कर लेंगे। और उसके बाद मैं एक्सरसाइज दूंगा आपको, जो कि जल्दी ही देने वाला हूँ। और ये तीनों वीडियो आप थरोली वॉच कर लेंगे, जिससे आपको फ़ायदा होगा। 3 वीडियो एग्रीकल्चर के मैंने बताए हैं, ये तीनों वीडियो आप ध्यानपूर्वक वॉच कर लेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।